नमस्कार, मैं हूं सत्येंद्र रंजन। जनचौक अपडेट में आपका स्वागत है। कल इजरायल के हमले में हमास के जो चीफ हैं, जो इस याहिया सिनवार, उनकी वो मारे गए। जो हमला था, ऐसा बताया गया है कि इजरायल की फौजियों ने 4 फाइटर्स या 5 फाइटर्स थे, उनको देखा। उनके ऊपर उन्होंने जो हथियार से फायरिंग की और गोले दागे। उसमें सबसे आखिर में जो व्यक्ति मरा वो सिनवार थे। उनका जो वीडियो आया है, आखिर में जब वो बहुत ही घायल हो चुके थे तो उनके हाथ में एक कहीं छड़ी लग गई थी। वो उस छड़ी को भी फाइटर जैसे होते हैं, जो लड़ाकू लोग होते हैं, उस मुद्रा में वो दिखा दिखा रहे थे। और यह जो वीडियो है यह और इसका जो फ़ोटो है, ये पूरे पश्चिम एशिया का जो मुस्लिम वर्ल्ड है या जो फ़िलिस्तीन समर्थक जो जनमत है दूसरी जगहों पर भी, उनके लिए एक प्रतिरोध का प्रतीक बन गया है कि अंतिम दम तक याहिया सिनवार ने प्रतिरोध नहीं छोड़ा। अभी कुछ दिनों से याहिया सिनवार के बारे में बहुत सी बातें फैलाई गई थी। जाहिर है ये पश्चिमी मीडिया और जो ज़ायनिस्ट मीडिया है यानी इजरायली मीडिया है उसने फैलाई थी। ये कहा गया था कि सिनवार गाज़ा छोड़कर भाग गए हैं, वो कतर में जाके छिप गए हैं, वहाँ वो बड़े आराम की ज़िंदगी जी रहे हैं। चूँकि इनको आज भी पश्चिमी मीडिया में और पश्चिम के जो कमेंटेटर्स हैं, उन्होंने 7 अक्टूबर 2023 को जो हमला हुआ था, उसका आर्किटेक्ट यानी उसका पूरी योजना का जो संचालक इनको बताया है। तो ये बताया गया कि उन्होंने 7 अक्टूबर की का जो एक्शन था वो करके अपने लोगों को मरने के लिए छोड़कर वो कतर भाग चुके हैं। लेकिन ये बातें सब गलत और झूठी साबित हुई और अब दुनिया के सामने उनकी वो तस्वीर है जिसमें कि वो अंत तक जब एक हाथ में स्टिक बचा था, छड़ी बची थी, तो उससे भी वो अपने विरोध को दिखाते हुए उसमें नज़र आ रहे हैं। तो अब ये घटना हुई है, इसको लेकर पश्चिमी दुनिया में और इजरायल में तो बेहद जश्न का माहौल है। आप प्रतिक्रियाओं पे गौर कीजिए। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि सिनवार की मौत से दुनिया बेहतर जगह बन गई है। ये इजरायल का खतरा घट गया है और दुनिया बेहतर जगह बन गई है। उनकी जो डेप्यूटी हैं, जो उपराष्ट्रपति हैं, जो अब डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से कैंडिडेट हैं 5 नवंबर को होने वाले चुनाव में, उन्होंने ये कहा है कि याहिया सिनवार की मौत सारी दुनिया के लिए अच्छी खबर है। इजरायल के लिए तो बेहद अच्छी खबर है, लेकिन ये दुनिया भर के लिए बहुत अच्छी खबर है। ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री हैं स्टारमर, उन्होंने कहा है कि मैं इस पर एक बूंद भी आंसू बहाने वाला नहीं हूँ, क्योंकि ये वही डिजर्व करते थे जो उनके साथ हुआ है। तो पश्चिमी दुनिया में ये जश्न का माहौल देखा जा सकता है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी एक त्वरित टिप्पणी में लिखा है कि इस घटना के बाद गाजा में युद्ध विराम की संभावनाएं बहुत उज्जवल हो गई हैं। अब ये बात समझना बहुत मुश्किल है। इसका मतलब तो यह मानकर चलना पड़ेगा कि गाजा में जो हो रहा है और वहाँ चूंकि लड़ाई नहीं रुक रही है, तो उसके लिए जो जिम्मेदार है वो हमास है। इजरायल का उसमें कोई दोष नहीं है। इजरायल तो युद्ध रोकना चाहता था, लेकिन याहिया सिनवार जो एक बहुत बड़े फाइटर थे और आर्किटेक्ट थे, जैसा बताया गया है 7 अक्टूबर 2023 के एक्शन का, हमले का, तो अब चूंकि वो नहीं रहे तो संभावनाएं उज्जवल हो गई। लेकिन ये सारी बातें अगर हम लोग थोड़े से ठहर के गहराई में जाकर इसके ऊपर बात करें, तो एक खुशफहमी से ज़्यादा मालूम नहीं पड़ेगी। अब यही बातें लगभग 20-25 दिन पहले जब हिजबुल्लाह का लीडरशिप, जिसमें नसरुल्लाह भी थे, हसन नसरुल्लाह जो उनके चीफ थे, जब वो मारे गए थे तब कही गई थी। तब कही गई थी कि अब हिजबुल्लाह की कमर टूट गई है, उनके सारे नेता मार दिए गए हैं। इसके अलावा ये जो इजरायल का तरीका है कि जो लोग भी उसको चुनौती देते हैं, वो उसके लीडरशिप को टारगेट करते हैं। खैर इस बार तो उन्होंने हमला किया वहाँ पर, लेकिन वो खुफिया एक्शन में, जैसे कि उन्होंने हमास के नेता हानिया इस्माइल हानिया को तेहरान में, ईरान की राजधानी में मार दिया।
और बहुत से ऐसी किलिंग्स इजराइल की खुफिया एजेंसियों की तरफ से होती रहती है। हर बार जब कोई बड़ा चेहरा मारा जाता है तो यही बात कही जाती है कि ये इजराइल की बहुत बड़ी जीत है और इजराइल इसके बाद अब जो संगठन है हिजबुल्लाह हो, हमास हो या पहले पीएलओ जब जब फ़लस्तीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन था, तब जब उन्होंने पीएलओ के लीडर अबू जिहाद को मारा था, तब भी यही कहा गया था कि इससे अब फ़िलिस्तीनियों का संघर्ष टूट जाएगा। ऐसा आज तक हुआ नहीं। ऐसा आज तक इसलिए नहीं हुआ क्योंकि जो लड़ने वाले लोग हैं, वो लोग हैं, लोग, आम लोग, पीपल और लीडर उनके बीच में से निकलते हैं। वो क्यों लड़ते हैं, क्यों लड़ रहे हैं, ये दुनिया भर की कहानी है। ये बात अगर हम लोग दक्षिण अफ्रीका में देखें, जब वहाँ रंग भेद था, तो वहाँ का जो ब्लैक कम्युनिटी के लोग थे, जो काले समुदाय के लोग थे, उन्होंने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी, दशकों तक लड़ी। उसमें बहुत से उनके लोगों को फांसी दी गई, बहुत से लीडर मारे गए। खुद उनके जो सबसे बड़े नेता हुए, नेल्सन मंडेला, वो 2 दशक जेल में रहे। लेकिन कई बार ऐसा लगा कि ये जो ब्लैक रेजिस्टेंस है, जो काले समुदाय के लोगों का जो प्रतिरोध है, ये दब जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अंत में अपार्थाइड जो राज्य था, जो रंगभेदी राज्य था, उसी का खात्मा हुआ। यह जो कहानी है, ये बहुत लंबी जाती है। ये बात ठीक है कि अगर हम लोग अतीत में जाकर देखें, तो इस तरह बाहर से आकर स्थानीय लोगों को बेदखल करके वहाँ बस जाना और वहाँ अपना शासन कायम करने लेने वाली जो ताकतें रही हैं, वो आज से 200 साल पहले, 300 साल पहले सफल हो गई, 400 साल पहले सफल हो गई। जैसे कि हम लोग जानते हैं, ये जो सेटलर कॉलोनियलिज्म शब्द है, कि बाहर से आकर स्थानीय लोगों को बेदखल करके वहाँ एक उपनिवेशिक अपना राज्य स्थापित कायम कर लेना, तो यही अमेरिका में हुआ। वहाँ तो इंडिजिनस लोग रहते थे, देशी लोग रहते थे, जिन्हें यूरोप के लोग इंडियन कहते थे। काफ़ी समय तक उन्हें ये जो हम लोगों का भारत है, इसका ज्ञान उनको नहीं था। उनको सिर्फ ये मालूम था कि इंडिया नाम की कहीं कोई जगह है। तो जब वो पहली बार उधर गए तो देखो उन्होंने सोचा यही इंडिया है, तो उसको वो इंडियंस कहते थे। बाद में जब इंडिया का पता उनको चल गया तो फिर उसको रेड इंडियंस कहने लगे, क्योंकि वहाँ के लोगों का जो कलर है वो थोड़ा लालिमा लिए हुए होता था। यही कहानी इसी न्यूजीलैंड में और ऑस्ट्रेलिया में दोहराई गई, जब जो ये ब्रिटेन के लोग थे वहाँ गए और उन्होंने स्थानीय लोगों को बेदखल कर वो बस गए और आज कहा जा उन्हीं का देश हो गया है वो। और लैटिन अमेरिका में बहुत से, अर्जेंटीना में, ये ब्राज़ील में, ये सारे देशों में यहाँ पर ब्रिटेन के लोग नहीं बसे, यहाँ कहीं पुर्तगाल के, कहीं स्पेन के लोग बसे। तो ये कहानी तो औपनिवेशिक काल में 400 साल से लेकर 200 साल तक की है और उसमें वो सफल होते रहे। लेकिन 20वीं सदी में आकर वो कहानी बदली, जब उन्होंने 2 तरह के उपनिवेशवाद कायम किए। एक तो जहाँ जाकर वहाँ की आबादी को खत्म कर दिया और वहाँ वो बस गए। दूसरा, जहाँ जाके भारत जैसे देश को जैसे उन्होंने गुलाम बना लिया। तो ये जो उपनिवेश थे 20वीं सदी में आकर सब आज़ाद हुए। आज बहुत कम देश हैं जो उपनिवेश हैं। और ये जो सेटलर कॉलोनियलिज्म था, ये जो जाकर बेदखल करके उपनिवेश क्या बनाना, उसमें उस जमीन को ही कब्जा कर लेना, 20वीं सदी में उसका ये पश्चिमी ताकतों ने एक प्रयोग किया इजराइल। अलग अलग देशों के जो यहूदी समुदाय के लोग थे उनको वहाँ लाया गया। उनको ब्रिटेन उस समय जो कि सबसे बड़ी ताकत था, उसने मदद की और उनकी मदद से वहाँ पर जो अरब भाषी लोग थे, अरब मूल के लोग थे, उनको बेदखल करके ये राज्य बनाया गया। यहाँ ये गौर करने की बात है कि जो चाहे अमेरिका हो या जो दूसरे देश हों जहाँ पर इस तरह से वो बसे, वहाँ भी प्रतिरोध हुआ। लेकिन तब प्रतिरोध दबा दिया गया था, क्योंकि तब ये सूचनाएं दुनिया भर में फैलती नहीं थी इतनी तेजी से। आज की कहानी अलग है। आज जो ये लड़ाई है, ये तो भले पश्चिमी मीडिया कह रहा हो कि वो सिनवार के मरने से खत्म हो जाएगा या नसरुल्लाह के मरने से खत्म हो जाएगा। ये लड़ाई खत्म नहीं होगी। इसलिए नहीं होगी क्योंकि लड़ाई की वजह वो नहीं है। लड़ाई की वजह जो इजराइल का, और ये बात उनके प्रधानमंत्री खुलकर संयुक्त राष्ट्र में दिए भाषण में कहते हैं।
वहाँ वो इज़राइल का वो नक्शा 2 बार दिखा चुके हैं, जिसमें फ़िलिस्तीनियों के लिए कोई जगह नहीं है। पूरी जो इलाका है, रिवर टू सी, जॉर्डन नदी से लेकर जो समंदर है, वो पूरे इलाके का जो जिसको आज इज़राइल है, पहले फ़िलिस्तीन था, उस इलाके पर उन्होंने सिर्फ़ अपना ही राज दिखाया है। मक्स ये मूल वजह है जिसकी वजह से लड़ाई चल रही है। इस मूल वजह के तहत गाज़ा से लोगों को बेदखल किया जा रहा है। अगर सिनवार आर्किटेक्ट थे और हमास उसके लिए मुख्य दोषी था, और अगर ये पश्चिमी मीडिया का आकलन सही है कि हमास का लीडरशिप खत्म होने से अब वो खत्म हो जाएगा, तो आज युद्ध विराम कर देना चाहिए इज़राइल। लेकिन इज़राइल की मंशा ये नहीं है, इज़राइल की मंशा है वहाँ के लोगों को बेदखल करके, और वहाँ उनके लोगों को ये बात उनके नेता कई बार कह चुके हैं, उनके रक्षा मंत्री कह चुके हैं कि अब हम इस ज़मीन पर उनको रहने ही नहीं देंगे। वो जॉर्डन चले जाएँ, वो सीरिया चले जाएँ, वो इजिप्ट यानी मिस्र चले जाएँ, और पहले से भी वहाँ लाखों फ़िलिस्तीनी शरणार्थी के रूप में रह रहे हैं। लेकिन अब ये जो गाज़ा के लोग हैं, अंतिम जो मोर्चा है वो पश्चिमी किनारा है, वेस्ट बैंक। तो लड़ाई की वजह ये है, इसलिए इससे लड़ाई खत्म हो जाएगी। ये तो सोचना ही बिल्कुल उसका कोई आधार नहीं है। और चूंकि जब तक ये इजराइल की मंशा है, तब तक प्रतिरोध भी खत्म होने की कोई संभावना नहीं है। आज की दुनिया में जिस तरह का जन समर्थन दुनिया भर के देशों में, कुछ देशों को छोड़कर, कुछ पश्चिमी देशों को, अब एक दो कुछ और देशों को छोड़कर फिलिस्तीनियों के लिए है, और सिद्धांत रूप में पश्चिमी देशों में भी है। वहाँ के आम लोग में तो है ही, वहाँ के भी जो शासक हैं वो कहते हैं कि वो फिलिस्तीनियों का एक देश बनना चाहिए। सिद्धांत रूप में तो वो भी कहते हैं, वो व्यवहार में भले उसको लागू ना करते हों। तो वजह, जो मूल वजह पे ध्यान होना चाहिए। दूसरा पहलू ये है कि जो प्रतिरोध आंदोलन होते हैं, जैसा कि हमने पहले भी कहा, वो लीडरशिप जो नेता होता है बहुत महत्वपूर्ण होता है। जो नेता होता है वो एक प्रतीक होता है किसी भी लड़ाई का, लेकिन नेता ही सब कुछ नहीं होता है। असल बात वो भावना होती है जिस भावना का वो नेता की नुमाइंदगी करता है। तो आज चूंकि अभी कुछ समय पहले नसरुल्लाह मारे गए, पूरा हिजबुल्लाह का लीडरशिप मारा गया, लेकिन आज भी हवाई बमबारी में इजराइल चाहे जितने लोगों को मार देता हो, जमीनी हमले की उसने पिछले 1 महीने में जो भी कोशिश की है उसको नाकामी हाथ लगी है, और उसमें उसके दर्जनों सैनिक मारे गए हैं। उसके बहुत बड़ी संख्या में उसके टैंक नष्ट हो गए हैं, क्योंकि जो जमीनी लड़ाई का जो मोर्चा है, वहाँ हिजबुल्लाह का जो किलाबंदी है, वो किलाबंदी को अभी तक ये भेद नहीं पाए हैं। और इसीलिए ये कोई लार्ज स्केल अटैक भी अभी तक इन्होंने नहीं किया है, क्योंकि शायद इनको इस बात का एहसास है कि अगर ऐसा हुआ तो वहाँ पर इनको बहुत नुकसान हो सकता है। तो बेसिकली बात जो मूल रूप से हमारा कहने का मतलब ये है कि याहिया सिनवार की मौत हमास के लिए बड़ा झटका है। बहुत उनको एक उससे मनोवैज्ञानिक झटका लगा है, लेकिन ये जो झटका है ये उसी तरह का है जो अतीत में उनके लीडर मारे गए, या दूसरे किसी भी संगठन के लीडर मारे गए। वो लीडर उनके लिए, जैसा कि ईरान ने कहा है, आज ईरान की जो प्रतिक्रिया आई है कि वो जो स्टिक लिए हुए, छड़ी लिए हुए आखिरी तस्वीर है सिनवार की, वो एक लोगों के भीतर एक प्रेरणा का काम करेगी। क्योंकि दुनिया आज बटी हुई है, चीज़ों को अलग-अलग नज़रिए से देखा जा रहा है, और जो देश हैं, जो समूह हैं, वो खुल के उस बात को कह रहे हैं। एक समूह के लिए सिनवार की मौत अच्छी खबर है, एक आतंकवादी की मौत है। दूसरे समूह के लिए वो एक प्रतीक हैं फिलिस्तीनियों की आज़ादी के लड़ाई के, और वो उस पर दुखी हैं, लेकिन वो इसको अपने लिए बड़ा झटका नहीं मानते हैं। तो इस बात को आज के संदर्भ में जो घटना वहाँ हुई है, उसको अगर ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में वहाँ के संदर्भ में हम लोग देखें, और या आज 21वीं सदी में हम लोग 2024 में हैं, आज दुनिया की चेतना जहाँ पहुँची है, जहाँ दुनिया पहुँची है, अगर उस संदर्भ में हम लोग देखें
तो ये एक बड़ी घटना है, बहुत बड़ी घटना है उस इलाके के लिए, लेकिन ये निर्णायक घटना नहीं है। इससे कोई चीज़ ज़्यादा ज़मीन पर बदलेगी, ये जो लोग उम्मीद कर रहे हैं वो खुशफ़हमी में हैं और जो ठोस आकलन जो करेंगे उन्हें नज़र आएगा कि एक सेटबैक तो ज़रूर है, लेकिन सेटबैक यानी एक झटका है, लेकिन ये झटका अ, अभी जैसा हिजबुल्लाह झटके में था, उसको झट सेटबैक लगा था, लेकिन उससे उसकी जो मूल उसका जो संगठन है, उसपे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। तो ये गजा में भी नहीं पड़ेगा और हमास एक कम से कम गजा इलाके में इज़राइल के लिए बड़ी चुनौती बना रहेगा। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे। आज आप सभी लोगों को नमस्कार।